फ्री ट्रेड या स्वतंत्र व्यापार तथा संरक्षण आज हमें पढ़ना है। फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन। विश्व के हर देश एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसे कहते हैं। उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपने अपने तरीके से देश अपने देश के विकास के लिए, देश के उद्योगों के विकास के लिए और आर्थिक विकास के लिए तरीके अपनाते हैं कि किस तरह से हमें व्यापार करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो उसमें से कुछ देश स्वतंत्र व्यापार को अपनाते हैं, कुछ देश संरक्षणवाद को अपनाते हैं, कुछ देश दोनों को मिला-जुला कर अपनाते हैं। दोनों को मिला-जुला वाले देश जो अपना संगठन बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं, जैसे साफ्टा हो गया, है ना? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हो गया, या नाफ्टा हो गया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हो गया। तो ये कुछ देश मिला करके ऐसा संगठन बनाते हैं और फिर आपस में वस्तुओं का स्वतंत्र लेन-देन करते हैं। और दूसरे देशों के साथ जो उनके संगठन में नहीं होते हैं, उन देशों के साथ ये वस्तुओं पे टैक्स वगैरह लगाकर संरक्षण पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमें पढ़ना है। और तीसरा कॉन्सेप्ट जैसा कि अभी हमने बताया, दोनों का मिला हुआ जो नीति होता है वो तीसरे कॉन्सेप्ट में आता है। तो सबसे पहले हम स्वतंत्र व्यापार के जो अर्थ है वो क्या है उसको देख लेते हैं। स्वतंत्र व्यापार में जब दो देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का फ्री आदान प्रदान होता है, स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान होता है। स्वतंत्र रूप से का मतलब होता है कि कोई टैक्स नहीं होता है, नो टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं एवं सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं होता है या कोई टैरिफ नहीं होता है, कोई टैरिफ नहीं होता है, यानी कि किसी प्रकार का कोई टैक्स, सब्सिडी, टैरिफ कुछ नहीं लगाया जाता है। कोई भी देश दूसरे देश में अपने वस्तुओं को स्वतंत्र रूप से ले जाकर के और बेच सकता है। और ये बेसिकली डब्ल्यूटीओ का जो अ, निर्माण हुआ, डब्ल्यूटीओ का जो स्थापना हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, उसके बाद से फ्री ट्रेड पे ज़्यादा फोकस अब होने लगा है कि लोग अपने देश में वस्तुओं के आने आदान प्रदान करने में किसी प्रकार का कोई बैरियर ना लगाए। तो फ्री ट्रेड का मतलब कि जब कोई देश दूसरे देशों में आराम से वस्तुओं का आदान प्रदान कर सके और उनका बिक्री कर सके दूसरे देशों में ले जाकर के, तो उसको हम फ्री ट्रेड कहेंगे, स्वतंत्र व्यापार कहेंगे। एडम स्मिथ ने कहा कि स्वतंत्र व्यापार व्यापारिक नीति की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें देशी और विदेशी वस्तुओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और ना तो विदेशी वस्तुओं पर किसी प्रकार का कर लगाया जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है जब भी हम किसी दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाते हैं, या जब हम दूसरे देश में अपने वस्तुओं को भेजते हैं, तो उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो इस पॉलिसी को या इस व्यवस्था को हम स्वतंत्र व्यापार कहते हैं, फ्री ट्रेड कहते हैं, जब दो देशों के बीच होता है। इसके कुछ लाभ हैं, लाभ क्या क्या है उसको हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। जैसे स्वतंत्र व्यापार का पहला तो लाभ ये है कि ये अधिकतम उत्पादन को करता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है, क्योंकि जब व्यापार स्वतंत्र होता है तो परफेक्ट कंपटीशन होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में उत्पादन अधिक से अधिक करके, और उत्पादक ये चाहता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा माल बिक जाए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि कोई भी उत्पादक का यही उद्देश्य होता है कि वो कैसे अधिक से अधिक अपना लाभ कमाए। उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, क्योंकि जब आपस में प्रतियोगिताएं होती हैं तो उपभोक्ता को कम कीमत पे वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, प्राइस इसमें बहुत लो होता है। प्राइस लो होने के कारण उपभोक्ताओं को लाभ होता है। दूसरा ये है कि क्वालिटी क्वालिटी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक दूसरे से आगे निकल जाने का होड़ लगा रहता है, और नहीं तो दूसरे देश की वस्तुएं मार्केट पे कब्जा कर लेंगी। तो इसलिए उत्पादक ये चाहता है कि उसके वस्तुओं की मांग बनी रहे, और इसके लिए वो कीमत को कम रखता है और उत्पादन की क्वालिटी को बहुत अच्छा रखता है। तो इससे उपभोक्ताओं को लाभ ही होता है, क्योंकि उपभोक्ता को और क्या चाहिए, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी चाहिए और वो कम कीमत पे चाहिए। यही हर उपभोक्ता का सपना होता है, हर उपभोक्ता का यही इच्छा होती है। बाजार का विस्तार होता है, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, क्योंकि स्वतंत्र व्यापार होता है, तो व्यापार जब होता है तो वस्तुओं को बेचने के लिए दूर दूर स्थित देशों में भी हम जा करके और अपने वस्तुओं को बेच सकते हैं और उससे लाभ कमा सकते हैं। तो बाजार का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि पूरा विश्व एक बाजार की तरह दिखने लगता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है इससे, क्योंकि फ्री ट्रेड होने से उत्पादक लाभ कमाने के उद्देश्य से फैक्ट्रियाँ शुरू करता है, वस्तुओं का उत्पादन शुरू करता है, उसमें लोगों को रोजगार देता है। और जब रोजगार मिलता है तो लोगों की आय बढ़ती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, क्योंकि जीडीपी बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। एकाधिकार पर रोक होता है, क्योंकि एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन के लिए केवल एक ही उत्पादक हो। ऐसी स्थिति में वस्तु की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए
जब फ्री ट्रेड होता है तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उत्पादक को पूंजी लगा करके और उत्पादन करने की छूट होती है, और वो उत्पादन करके और अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है, और ऐसे में कीमतें कम होती हैं और एकाधिकार की प्रवृत्ति पे रोक लग जाती है। उत्पादन विधियों में सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड्स। चूंकि परफेक्ट कंपटीशन होता है तो नए नए रिसर्च भी किए जाते हैं, और नए नए रिसर्च से नई टेक्नोलॉजी आती है। टेक्नोलॉजी जब आती है तो टेक्नोलॉजी उत्पादन के जो विधि है उसको बदल देती है, और जो उत्पादन पहले अधिक लागत पे होती थी या कम क्वालिटी पे होती थी, वह अब अच्छी क्वालिटी में और कम लागत में होने लगती है, और इससे उपभोक्ताओं को लाभ ही होता है, क्योंकि उपभोक्ता को कम कीमत पे अच्छी वस्तु मिलने लगती है। राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगा रहता है, क्योंकि स्वतंत्र व्यापार है, इसमें एक समझौता हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि ना तो हमारे वस्तुओं को आप किसी प्रकार का टैरिफ लगाएँगे या टैक्स लगाएँगे, ना तो हम आपकी वस्तुओं पे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेंगे। तो इस प्रकार से केवल उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच ये एक तरह से पैक्ट हो जाता है, संधि हो जाता है, और उसी आधार पे वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है, और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़ीरो हो जाता है। परस्पर सहयोग होता है, म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, क्योंकि जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान होता है, उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच एक संबंध डेवलप होता है, तो इस तरह से दोनों देशों के बीच एक सहयोग की भावना भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर देश का जो गवर्नमेंट है, वो यही चाहती है कि उसके देश के लोग विकास करें और उसके देश के लोगों को अच्छी सुविधाएँ मिलें। तो इसलिए परस्पर कोऑपरेशन की स्थिति भी डेवलप होती है। भुगतान में सुविधा हो जाती है। भुगतान में सुविधा, जब स्वतंत्र व्यापार होता है तो भुगतान में सुविधा भी स्वतंत्र हो जाती है, और एक देश दूसरे देश को आराम से भुगतान करता है, कि कोई बिना किसी ज़्यादा फॉर्मेलिटी के। आर्थिक स्थिरता को जन्म देता है यह स्वतंत्र व्यापार। आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी जन्म देता है, क्योंकि स्वतंत्र व्यापार से क्या होता है कि जो एकाधिकार होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और जो अच्छे उत्पादक होते हैं, जो जेन्युइन उत्पादन करते हैं, वो बचते हैं और वही देश का विकास करते हैं। उपभोक्ता जो जेन्युइन होते हैं वही उपभोग करते हैं, माँग करते हैं। तो इस प्रकार से देश को की आय में वृद्धि होती है, और जो स्थिरता होती है, जो आर्थिक विकास होता है वो स्थिर स्वभाव का होता है। यातायात एवं संचार का विकास होता है, चूँकि जब स्वतंत्र व्यापार होता है तो उसमें वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है। अधिक से अधिक लोग उत्पादन करके और वस्तुओं को बेचना चाहते हैं, प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं। तो वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यातायात और संचार की व्यवस्था चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें एक दूसरे से संपर्क साधना ज़रूरी होता है, कि माल कहाँ तक पहुँचा, कब पहुँचेगा, और सड़क के माध्यम से पहुँचना है तो सड़कों का विकास होता है, रेल के माध्यम से पहुँचना है तो रेलवे का विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से यातायात संचार के साधन का विकास होता है देश में। पिछड़े देशों का विकास होता है। जब व्यापार होता है तो हम जानते हैं, हम अनेक थ्योरीज में पढ़े हैं। वो रिकार्डो का कंपैरेटिव थ्योरी ले लें तो ये इस पे हमने वीडियो बना दी है। एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ये दोनों हमने पढ़ा बना दिए। तो उसको यदि आप देखेंगे जाके तो उसमें यही दिखाया जा रहा है, यही बताया गया है हर अर्थशास्त्री द्वारा, कि जब ट्रेड होता है तो ट्रेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। ट्रेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि जिस देश के पास उत्पादन करने के संसाधन नहीं है किसी खास वस्तु का, तो वो अब उत्पादन कर सकते हैं, और वो उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं यदि अपने देश में, तो वो दूसरे देशों से उस वस्तु को मंगा सकते हैं, और जो देश जिस वस्तु के उत्पादन में कुशल है, वो उस वस्तु का उत्पादन अपने देश में कर सकते हैं आराम से, और इस प्रकार से जो जो उत्पादन है वो बढ़ जाता है और पिछड़े देशों का विकास होने लगता है इस प्रकार से। जो दूसरी चीज़ ये है कि जो जब स्वतंत्र व्यापार होता है तो उसमें स्वतंत्र व्यापार में जो वस्तुएं हमारे यहाँ नहीं है, हम दूसरे देशों से प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे देशों को हम अपनी वस्तुएं, जिस वस्तुओं को बनाने में हम कुशल हैं और हम सक्षम हैं, उन वस्तुओं को हम दूसरे देशों को भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पिछड़े देश हैं वो इसमें तेजी से विकास करने लगते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र व्यापार की कुछ हानियाँ भी हैं। हर चीज़ का कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र व्यापार की कुछ हानियाँ हैं। तो हानियाँ क्या-क्या हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एमएनसीज़। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्थापना से ये होता है कि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आती हैं, स्थापना करती हैं, और यहाँ उत्पादन करके वस्तुओं को बेच के पैसे अपने देश में लेके चली जाती हैं। या कई बार जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 16वीं शताब्दी में, तो क्या हुआ था? उसमें ये हुआ था कि वो कंपनी आई व्यापार करने के लिए, वो फ्री ट्रेड ही था।
इसमें कोई रोक टोक नहीं था। तो कंपनियां आई व्यापार करने के लिए और देश को गुलाम बनाई गई यहाँ के संपत्ति और साधनों को देख करके, क्योंकि देश इतना टेक्नोलॉजिकल रूप से संपन्न नहीं था कि वो उत्पादन कर सकता था। तो जो अंग्रेज आए, जो ब्रिटेन के लोग आए यहाँ व्यापार करने, सामानों को अपने बेचने, तो देखा यहाँ तो बहुत ही ज्यादा संपत्ति है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने इसको गुलाम गुलाम बना लिया इंडिया को, और अपनी टेक्नोलॉजी से वो इस देश का खूब शोषण किए। तो ये एक डर रहता है कि दूसरे देश कमजोर देश पे या अल्प विकसित देशों पे कब्जा कर सकते हैं और उसको गुलाम बना सकते हैं। हालांकि वर्तमान समय में अब स्थिति वो नहीं है। राशि पातन डंपिंग की का खतरा बना रहता है स्वतंत्र व्यापार में। डंपिंग उसे कहते हैं जब हम कंपटीशन में हार जाते हैं और अपनी वस्तु को कम प्राइस पे बेचने को मजबूर हो जाते हैं, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा है और उस प्राइस उसकी उसका जो कीमत है वो कम है, और इस प्रकार से हम अपने सामान को कम प्राइस पे ही डंप कर देते हैं, एक तरह से खत्म कर देते हैं, क्योंकि उत्पादक ये सोचता है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा लगी है, तो सामान न बेचने से अच्छा है कि कम कीमत पे सामान को बेच दिया जाए, भले हानि हो जाए, लॉस की स्थिति हो जाए। तो वो ऐसी स्थिति में कम कीमत पे अपनी वस्तुओं को बेचता है मार्केट में, इसी को डंपिंग कहा गया। तो डंपिंग का खतरा बना रहता है। आर्थिक निर्भरता, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, जब कोई देश दूसरे देश पे, जैसे हम क्रूड ऑयल दूसरे देशों से मंगाते हैं, तो दूसरे देशों से जब क्रूड ऑयल मंगाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम उस देश पे निर्भर हो जाते हैं, तो वो देश हमारा ब्लैकमेलिंग कर सकता है कि हम हमें इस देश से हमारा युद्ध हो रहा है तो उसमें हमारा साथ दो, नहीं तो हम ये चीज़ नहीं देंगे आपको। जैसे रसिया का युद्ध हो रहा है यूक्रेन से, तो वो कह सकता है कि हमारा समर्थन कीजिए, नहीं तो हम आपको हथियार नहीं देंगे, या हम आपको गेहूँ, रसिया बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है, तो कोई चीज़ की हमें ज़रूरत पड़े तो वो हम नहीं दे पाएँगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि डिपेंडेंसी होने के कारण हम उसका समर्थन करना पड़ता है हमें, और वो ठीक नहीं होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल गुड्स, जब स्वतंत्र व्यापार होता है तो धड़ल्ले से हानिकारक वस्तुओं का भी उत्पादन होता है, जिसमें हम ड्रग्स का नाम सबसे ऊपर रखेंगे। ड्रग्स जिसमें बहुत सारे प्रकार के ड्रग्स होते हैं, और उसका उत्पादन इसमें बढ़ता है, और इससे देश के लोग, युवा खासकर, बर्बाद हो जाते हैं। तो इस प्रकार के उत्पादन का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि स्वतंत्र व्यापार में गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती है, ये पहला शर्त होता है। तो यदि स्वतंत्र व्यापार नहीं है तो गवर्नमेंट उन वस्तुओं को रोकेगी जो उसके देश के लिए हानिकारक है, उन वस्तुओं को प्रमोट करेगी जो उसके देश के लिए लाभदायक है। लेकिन स्वतंत्र व्यापार में इस तरह से गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अधिक उपभोग को प्रोत्साहन, प्रमोशन टू हाई मास कंजम्पशन, ये उपभोगवादी होता है स्वतंत्र व्यापार, और ऐसे में क्या होता है कि देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने लगते हैं, और पैसा दूसरे देश को जाने लगता है, जिस देश को के वस्तुओं को हम मंगाते हैं, वहाँ पे पैसा जाने लगता है, और ऐसी स्थिति में देश गरीब होने के कगार पे पहुंच जाता है। तो ये कुछ हानियां थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संरक्षण, प्रोटेक्शन क्या है, क्योंकि स्वतंत्र व्यापार का हमने देख लिया लाभ और हानियां, और स्वतंत्र व्यापार क्या होता है जिसपे किसी प्रकार का टैक्स वगैरह नहीं होता है। तो संरक्षण क्या है, प्रोटेक्शन की पॉलिसी ये होती है कि स्वतंत्र व्यापार के बिल्कुल उल्टा होता है, और इसमें जो गवर्नमेंट होती है अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, ताकि घरेलू उद्योग कंपटीशन में बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि जो अमीर देश होते हैं उनके पास पैसे बहुत होते हैं, और उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट होती है, और उस टेक्नोलॉजी से वो कम कीमत पर वस्तु को बेचते हैं, उस टेक्नोलॉजी से कम कॉस्ट पे वस्तु को बनाकर और कम कीमत पे बेचते हैं। तो कुछ देश ऐसे होते हैं उसको फेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी लागत ज़्यादा आती है, वो लेबर इंसेंटिव टेक्निक का उपयोग करते हैं, या उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट नहीं होती कि उनकी कॉस्ट कम आए। तो कॉस्ट जब ज़्यादा आएगा तो जाहिर सी बात है कि प्राइसेस ज़्यादा होंगे, और प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो वो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, सॉरी, कॉस्ट ज़्यादा होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो मार्केट में टिक पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्शन पॉलिसी को अपनाए। प्रोटेक्शन पॉलिसी मतलब व्यापार की वह नीति जिसमें गवर्नमेंट दूसरे देशों के वस्तुओं पर टैक्स लगाती है, टैक्स इम्पोज करती है, या टैरिफ, या अपने देश के उद्योगों को सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे कि उस उद्योग की कॉस्ट कम हो जाए और वो कम कीमत पे वस्तु को बेच पाए, यानी कि दूसरे देशों के वस्तुओं से कंपटीशन कर पाए। तो संरक्षण की पॉलिसी क्या कहती है, संरक्षण की पॉलिसी ये कहती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार स्वतंत्र नहीं रह जाते हैं, यानी कि हम यानी कि भारत यदि चाइना से कोई वस्तु मंगा रहा है तो उस वस्तु पे वो टैक्स लगा देता है, जिससे कि टैक्स लगाने से क्या होता है, टैक्स लगा देने से उस वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है। जब प्राइस बढ़ जाती है तो जो देश के अंदर उत्पादन हो रहा है वस्तु, और उसकी प्राइस पहले से हाई है, तो वो उस प्राइस के बराबर हो जाए और दोनों इक्वली प्राइस के हो जाए, तो उपभोक्ता दोनों में से
किसी एक को चुन सके और देश के उत्पादन भी बिक सके और देश की वस्तुएं, देश के उद्योग इससे बचे रह सके। या कभी कभी टैक्स इतना लगाया जा सकता है कि प्राइस, जो विदेशी वस्तु की प्राइस है वो ज्यादा हो जाती है और घरेलू वस्तु की प्राइस कम हो जाती है। तो इससे देश के उद्योगों को फायदा होता है और उसको ज्यादा उसकी वस्तुओं की मांग की जाती है। अब ये संरक्षण की पॉलिसी आई कैसे? संरक्षण की पॉलिसी सबसे पहले एक अर्थशास्त्री थे, अमेरिका के अर्थशास्त्री थे अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अ, इन्होंने 1791 में, अमेरिका के अर्थशास्त्री ने, अलेक इनका नाम अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने ये पॉलिसी इम्पोज किया और बताया कि ये पॉलिसी अच्छी है। बाद में अमेरिका के अर्थशास्त्री हेनरी कैरी थे और जर्मनी के अर्थशास्त्री थे फ्रेडरिक लिस्ट। इन्होंने जबरदस्त इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संरक्षण होना चाहिए क्योंकि इससे देश बर्बाद हो जा रहे हैं। क्योंकि जर्मनी में भी समस्या आई थी, दूसरे देश के फ्रांस वगैरह आक्रमण करके और उसको लूट लिया था। और अमेरिका में आपको पता है कि अमेरिका में इसी सत्र में, इसी शताब्दी में, जो आज हम अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो ब्रिटेन ने उसमें कब्जा किया था। ब्रिटेन ने आक्रमण किया था और वहाँ पर अपना राज शासन किया था। तो ये स्वतंत्र व्यापार का ही नतीजा था। फिर 16वीं शताब्दी में यदि देखें तो इंडिया में उसी ब्रिटेन ने स्वतंत्र व्यापार करने आया और इस पे कब्जा कर लिया। तब अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा कि संरक्षणवाद की नीति और देश को अपने अंदर अपनी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है और उन्होंने एक पॉलिसी का इजाद किया। लेकिन जो संरक्षणवाद का असली चेहरा है, संरक्षण प्रोटेक्शन का असली इसकी जो मांग है, वो पहले विश्व युद्ध 1914 के बाद शुरू हुआ। पहले विश्व युद्ध के पहले स्वतंत्र व्यापार का ही, फ्री ट्रेड का ही प्रचलन था और इसी के माध्यम से दुनिया के तमाम देश अर्थव्यवस्था को अपने चलाते थे। लेकिन इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्थिति बदली और संरक्षणवाद को भी लोगों ने अपनाया। तो संरक्षणवाद का मतलब, संरक्षण का मतलब, प्रोटेक्शन का मतलब जो फ्री ट्रेड के बिल्कुल विपरीत हो, जिसमें गवर्नमेंट विदेशी वस्तुओं पर और सेवाओं पर टैक्स, टैरिफ वगैरह लगा करके उनकी कीमतों को बढ़ा देते हैं ताकि देश के घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान हो सके, गवर्नमेंट उनको सुरक्षा प्रदान कर सके, प्रोटेक्शन प्रदान कर सके। इसी को संरक्षण कहा गया, जो फ्री ट्रेड के बिल्कुल अगेंस्ट है, उल्टा है। अब फ्री ट्रेड के, सॉरी, प्रोटेक्शन के क्या क्या मेथड्स हैं, गवर्नमेंट क्या क्या करती है जिससे प्रोटेक्शन बनाए रखे या प्रोटेक्शन को बढ़ावा मिले, अपने देश के उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वो क्या क्या करती है जिससे दूसरे देशों के उद्योगों से, वस्तुओं से हम अपने देश के उत्पादित वस्तुओं का सुरक्षा कर सकें। इसमें सबसे पहले तो आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देती है गवर्नमेंट, कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट्स। तो पूरी तरह से आयात पे प्रतिबंध लगा देती है कि हम किसी वस्तु का आयात नहीं करेंगे, सभी वस्तुओं को अपने देश में उत्पादित करेंगे। या किसी खास वस्तु के संबंध में कोई एक्स वस्तु है, उस पे पूरी तरह से वो बैन लगा देती है और उसका ये कहना होता है कि इसका हम उत्पादन नहीं करेंगे, अपने देश में ही बनाएंगे। प्रशुल्क या आयात कर लगा देती है, टैरिफ लगाती है। इसमें क्या करती है, जो अभी हमने बताया कि वस्तुओं और सर्विसेज पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगा देती है ताकि उसके प्राइस बढ़ जाए। प्राइस जब बढ़ जाएंगे, उसके प्राइस जब इंक्रीज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक उसकी डिमांड घट जाएगी और इस प्रकार से आयात क्या होगा, कम हो जाएगा, इम्पोर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुदान, सब्सिडीज दे देती है, अपने देश के घरेलू उद्योगों को सब्सिडी प्रदान कर देती है जिससे कि उनके कॉस्ट कम हो जाते हैं। सब्सिडी आ गई, सहायता मिल गया तो कॉस्ट कम हो जाएंगे, तो वो उसका प्राइस कम हो जाएगा। जब प्राइस कम हो जाएगा तो घरेलू उद्योगों की वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी और इस प्रकार से घरेलू उद्योग बचे रहेंगे। उन्हीं को हमें संरक्षण देना है। संरक्षण किसे देना है? घरेलू उद्योगों को, घरेलू अर्थव्यवस्था को संरक्षण देना। आयात कोटा भी लगाने का एक उपाय है, इम्पोर्ट कोटास। गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है कि इस वस्तु का हम इतनी ही मात्रा में इतनी मात्रा में हम आयात करेंगे, इंपोर्ट करेंगे दूसरे देशों से इतनी मात्रा में। जैसे गवर्नमेंट चाइना से स्टील मंगाती है, स्टील का आयात करती है, तो ये लगा सकती है कि हम इसे 1000 टन ही 1000 टन ही आयात करेंगे, बाकी हम उत्पादन करेंगे या अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का ही हम करेंगे। तो कोटा लगा देने से भी जब सप्लाई कम हो जाएगा, तो सप्लाई कम होगा तो प्राइस निश्चित रूप से बढ़ जाएगा और इससे भी देश के उद्योगों को सुरक्षा प्रदान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। लाइसेंस प्रणाली, लाइसेंसिंग सिस्टम क्या है कि आयात को इतना टफ कर दो, ऑनलाइन करने कागज के सिस्टम में लाइसेंस इतना टफ कर दो कि लाइसेंस ही ना दो, तो इस तरह से जो इंपोर्ट करने वाले हैं वो ऐसे ही हतोत्साहित हो जाएंगे और इंपोर्ट करना छोड़ देंगे। विनिमय नियंत्रण करके भी गवर्नमेंट इसको नियंत्रित करती है। एक्सचेंज कंट्रोल, गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि जब हम दूसरे देशों से
आयात करते हैं तो उस देश को पेमेंट करते हैं। जैसे हम अमेरिका से यदि आयात कर रहे हैं तो उसको हम डॉलर में पेमेंट करेंगे। डॉलर में पेमेंट करने के लिए हमें डॉलर चाहिए होगा। डॉलर के लिए हम एक्सचेंज मार्केट में जाएंगे और रुपए से डॉलर खरीद करके तब अमेरिका को पेमेंट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सचेंज कंट्रोल करती है। इसको दो तरीके से करती है। एक तो डॉलर की का सप्लाई कम करती है कि डॉलर को आसानी से उपलब्ध नहीं कराएगी, नहीं देगी ताकि आप पेमेंट करें, तो इससे भी हतोत्साहित होगा। दूसरा ये होती है कि वो रुपए का अवमूल्यन कर देता है, डिवैल्यूएशन करती है, डिप्रिसिएशन करती है रुपए का। और इससे क्या होता है कि जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट महंगा हो जाता है। इम्पोर्ट जब महंगा हो जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो भी अ, विदेशी वस्तुओं का एंट्री, विदेशी वस्तुओं का आयात कम हो जाएगा। राजकीय व्यापार ये भी एक तरीका है। स्टेट कहता है कि यानी स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहती है कि जो भी व्यापार करेगा गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा और गवर्नमेंट ही मंगाएगी जिस भी वस्तु को मंगाना है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किन वस्तुओं को मंगाना है, किन वस्तुओं को नहीं मंगाना है। तो इस तरीके से भी वो घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करती है और विदेशी वस्तुओं को रोकती है। पारस्परिक व्यापारिक समझौते, रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स, कुछ देश मिलकर के आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम आपस में फ्री ट्रेड करेंगे, बाकी देशों के साथ प्रोटेक्शन की विधि अपनाएंगे। जैसे मैंने शुरू के उदाहरण में बताया कि साफ्टा होगा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाया गया था। फिर नाफ्टा हो गया, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाया गया था, जिसका उद्देश्य है कि इस एसोसिएशन में शामिल जो भी एशिया के देश थे वो आपस में एक निश्चित समझौता कर लेते हैं, जिसमें वो ये भी समझौता कर सकते हैं कि हमारे देशों के बीच जो भी वस्तुएं और सेवाएं बेची जाएंगी वो फ्री ट्रेड के अकॉर्डिंग बेची जाएंगी। फ्री ट्रेड में मतलब उस पर कोई किसी तरह का गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं रहेगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं रहेगा, कोई टैरिफ नहीं रहेगा। ऐसा कर लेते हैं। और दूसरे देशों के साथ जब यही देश व्यापार करेंगे तो हाँ वो संरक्षण या प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपनाएंगे और उन वस्तुओं पे टैक्स लगाएंगे और सब्सिडी का नीति अपनाएंगे। यही नाफ्टा के अंतर्गत हुआ। तो ये कुछ विधियां थी जिसके माध्यम से गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है संरक्षण के लाभ, एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्शन। संरक्षण के लाभ क्या क्या है? तो एक तो ये है कि शिशु उद्योगों को सुरक्षा मिलती है। जो इन्फेंट इंडस्ट्री हैं, जो अभी बहुत ही छोटे छोटे स्तर पे उद्योग हैं और अपनी वस्तु बनाते हैं, उनके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत बड़ी मशीनें नहीं है, तो उनको सुरक्षा प्रदान मिलता है। क्योंकि फ्री ट्रेड में जो अच्छी वस्तुएं हैं वो इन वस्तुओं को समाप्त कर देती हैं। क्योंकि उपभोक्ता, हर उपभोक्ता अच्छी सुंदर वस्तुओं को पसंद करता है। जबकि जो शिशु उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, उनके पास इतनी पूंजी नहीं होती है, इतनी कैपिटल और टेक्नोलॉजी नहीं होती है कि वो इसका सामना कर सके। तो उनको सुरक्षा मिलता है और देश में ऐसे उद्योगों को बढ़ने से गांव स्तर पे विकास होता है। नेक्स्ट है रोजगार की सुरक्षा। चूंकि शिशु उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी भी मिलेगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे लोग शामिल होते हैं, उनको ग्रामीण स्तर पे लोग काम करते हैं, तो उनके रोजगार की व्यवस्था रहती है। राष्ट्रीय स्वावलंबिता, नेशनल सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत या कोई भी देश जो संरक्षण को अपनाया हुआ है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता है। देश में खुद का उद्योग स्थापित होता है, देश में खुद का सारे रोजगार और जो भी वस्तुएं हैं सब देश में बनाई जाती हैं। तो इससे देश आत्मनिर्भर बनता है, दूसरे देशों पे निर्भरता उसकी समाप्त हो जाती है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा मिलती है, क्योंकि दूसरे देश से जब फ्री ट्रेड होता है तो दूसरे देश के कंपनियां आते हैं हमारे देश में, एमएनसीज जो होते हैं वो हमारे देश में अपने उद्योग खोलते हैं और वो भरपूर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं। जल, जंगल, जमीन या जमीन के अंदर जो अपरक तेल और मैग्नीशियम है, स्टील है, लोहा है, उनका वो भरपूर शोषण करते हैं और लाभ कमाने के लिए उसको लूट करके और लाभ कमा करके फिर अपने देश में पैसे लेके चले जाते हैं। तो उनको सुरक्षा मिलती है यदि हम फ्री ट्रेड को रोकते हैं तो। सरकारी आय में वृद्धि होता है, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम। क्योंकि हमारे देश में जब वस्तुएं उत्पादित होंगी तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और देश का जीडीपी बढ़ता है, तो सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा आय पहुंचती है और उसकी आय में वृद्धि होती है। लागतों में समानता होती है। जब सभी उद्योग देश के अंदर ही उत्पादन करेंगे तो सभी देशों के सभी उद्योगों के कॉस्ट क्या होंगे, एक समान होंगे। सभी देशों के कॉस्ट एक समान होंगे तो उनके प्राइस भी एक समान होंगे और आपस में किसी को लॉस नहीं होगा और सभी उद्योग विकास करेंगे। आधारभूत उद्योगों का विकास होगा। आधारभूत उद्योग बेसिकली लोहा उद्योग या स्टील उद्योग या जो भारी हैवी उद्योग होते हैं, सीमेंट उद्योग, जो देश के विकास के लिए, मशीन उद्योग, मशीन बनाने वाले उद्योग, जो देश के विकास के लिए या देश में उत्पादन के लिए उत्पादन करते हैं। उन वस्तुओं को उत्पादन के लिए जिन मशीनों का आवश्यकता है वो मशीनें बनाई जाती हैं। घर बनाने के लिए सीमेंट बनाए जाते हैं, स्टील लोहा बनाए जाते हैं, रेलवे बनाने के लिए लोहा बनाया जाता है, सड़क बनाने के लिए सीमेंट बनाए जाते हैं। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, है ना, चीनी मिल उद्योग, जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देते हैं, तो इस तरह के उद्योगों को का विकास होता है संरक्षण की नीति से। और
देश उसी उद्योगों के विकास के आधार पर देश विकास करता है। अब राशि पातन में सुधार होता है इससे, क्योंकि अभी हमने डंपिंग बताया कि कीमतें कम करके बेचनी पड़ती हैं उद्योगों को वस्तुएं। और कई बार ऐसे में फ्री ट्रेड की स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि उनको बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है और उत्पादन ही बंद कर देते हैं। तो राशि पातन में सुधार होता है, प्रोटेक्शन मिलता है, तो वो अपनी प्राइस को भी ऊपर रख करके और दूसरी वस्तुओं जो दूसरे देश से वस्तुएं मंगाई जा रही हैं उन वस्तुओं को महंगी कर दी जाती है। तो जो देश की वस्तुएं हैं उनकी कीमत के बराबर आ जाती हैं और देश की इंडस्ट्री को लाभ होने लगता है। राष्ट्र का विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, क्योंकि गवर्नमेंट को अधिक से अधिक आय प्राप्त होती है, तो उस आय को गवर्नमेंट सड़क बनाने, बिजली बनाने या और हवाई अड्डे बनाने में खर्च करती है, तो इससे देश का भी विकास होता है। और जब देश के इंडस्ट्री बचे रहते हैं, जो देश में इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री बचे रहते हैं, उनको सुरक्षा मिलता है, तो निश्चित रूप से उत्पादन ज़्यादा होता है, जीडीपी बढ़ता है और हमारे देश में रोजगार बढ़ता है और देश का ओवरऑल विकास होता है। व्यापार संतुलन में सुधार होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या है कि जब हम दूसरे देशों से वस्तुएं आयात करते हैं तो उनको हम भुगतान भी करते हैं, और जब एक्सपोर्ट करते हैं उससे हम भुगतान प्राप्त करते हैं। तो जो इम्पोर्ट वैल्यू होता है, इम्पोर्ट वैल्यू प्रोटेक्शन की स्थिति में इम्पोर्ट वैल्यू कम होने लगता है और एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो जो घाटा लग रहा था कि हमें विदेशों से ज़्यादा मंगाना पड़ा, यानी कि मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपए का हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 80 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो 20 करोड़ रुपए का घाटा लग गया। तो हम प्रोटेक्शन करके और अपने प्रोटेक्शन की नीति यानी कि संरक्षण की नीति अपना करके हम अपने देश में उत्पादन करके और वस्तुओं के आयात को कम करके और एक्सपोर्ट को बढ़ा करके इस गैप को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इससे हानियां क्या क्या हैं? तो संरक्षण की हानियां भी हैं, जैसा कि हमने बताया कि संरक्षण की हर पॉलिसी की कुछ हानियां भी होती हैं। तो इसकी हानियों में सबसे पहला जो हानि है वो है अकुशल व्यापार उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, प्रमोशन ऑफ इनइफिशिएंट इंडस्ट्री। तो अकुशल उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और इसमें यह होता है कि अ, जो अकुशल इंडस्ट्री हैं या जो उत्पादन उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं वो भी इसमें छिप जाते हैं और दूसरे देश से जो वस्तुएं आ रही थी, जो अच्छी वस्तुएं थी, उनका टैरिफ लगा करके दाम बढ़ा दिया जाता है। तो ये उद्योग जो अकुशल है और उतने अच्छे उत्पादन करने में नहीं है वो बच जाते हैं और इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं को हानि होती है, उपभोक्ता को बैड वस्तुएं मिलती हैं, खराब वस्तुएं मिलती हैं और उपभोक्ता कुल मिला के इसमें हानि की स्थिति में रहता है। विदेशी व्यापार में कमी, रिडक्शन इन फॉरेन ट्रेड। विदेशी व्यापार में कमी होती है तो हमें जो वस्तुएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है और निश्चित रूप से अ, इससे देश का विकास अवरुद्ध होता है और व्यापार कम होता है, और जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। हमने देखा हर थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बताती है कि विदेशी व्यापार जितना ज़्यादा होता है तो विदेशी व्यापार ज़्यादा करने में जो टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, बढ़ता है, मैक्सिमम होता है। तो ये देशों के लिए अच्छी बात नहीं है यदि विदेशी व्यापार कम होता है तो। नेक्स्ट है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि तुलनात्मक लागत सिद्धांत में हमने देखा कि जो देश किसी खास वस्तु को बनाने में कम लागत में तैयार है अपेक्षाकृत, और दूसरा देश दूसरी वस्तु को बनाने में कम लागत में बना लेता है, या पहला देश ए है, ए देश किसी एक्स वस्तु को बनाने में कुशल है और ए वस्तु को कम लागत में बनाता है, और बी देश है वो वाई वस्तु को बनाने में कुशल है, यानी कि बी वाई वस्तु को कम लागत में बना लेता है। ए देश वाई वस्तु को बनाने में ज्यादा लागत लगाता है और बी देश एक्स देश को बनाने में ज्यादा लागत लगाता है। तो ये बेहतर है कि ए देश एक्स वस्तु का उत्पादन करे, बी देश वाई देश का उत्पादन करे और आपस में एक्स वाई का व्यापार कर लें, तो दोनों देशों के पास एक्स और वाई आ जाएगा, दोनों देशों को एक्स और वाई मिल जाएगा, कम रेट में मिलेगा। इस लाभ से इस पॉलिसी में वंचित रह जाते हैं। संरक्षण की नीति में यह लाभ देशों को नहीं मिल पाता है कि वस्तुओं को कम कीमत पे उपभोक्ता को मिल पाए और देश का विकास हो पाए। धन के असमान वितरण होता है, क्योंकि जब संरक्षण मिलेगा तो जो अमीर है, जो उद्योगपति है, उसके वो अधिक से अधिक लाभ कमाएगा और अपने वस्तुओं की कीमतों को ज्यादा रखेगा, और इससे देश में जो कामकाजी उद्योगपति है वो अमीर होता जाएगा और जो मजदूर वर्ग है वो गरीब होता जाएगा। उद्योगों में शिथिलता आ जाती है, क्योंकि उद्योगों को पता है कि सरकार हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है, दूसरे देशों को के वस्तुओं को महंगा कर दिया है, हमारे देश को हमारी वस्तुओं को सस्ता कर दिया गया है। तो ये अतिरिक्त रिसर्च वगैरह नहीं करेंगे, नई टेक्नोलॉजी के प्रति उत्सुक नहीं होंगे, नई टेक्नोलॉजी नहीं अपने उद्योगों में लगाएंगे, तो ये एक तरह से सुस्त हो जाएंगे। राजनीतिक भ्रष्टाचार, क्योंकि ये राजनीतिक भ्रष्टाचार भी बढ़ावा देगा, और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है
वो इस रूप में बढ़ेगा कि जो उद्योगपति है वो गवर्नमेंट को पैसे दे देगा और पैसे दे करके अपने पक्ष में नीतियां बनवाने लगेगा। अंतरराष्ट्रीय विद्वेष की भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि हम दूसरे देशों के वस्तुओं को रोकेंगे, उसकी कीमत को बढ़ाएंगे, तो देश फिर बदला लेगा, वो दूसरे तरीके फिर हमारी वस्तुओं को रोकेगा या कहीं युद्ध में हमारा साथ नहीं देगा। तो इस तरह के आपस में अनबन शुरू हो जाता है, देशों के बीच मतभेद शुरू हो जाते हैं। एकाधिकार की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, क्योंकि जब पूर्ण प्रतियोगिता होता है तो पूर्ण व्यापार होता है, स्वतंत्र व्यापार, फ्री ट्रेड होता है, तो ऐसी स्थिति में अनेक उत्पादक सामने आते हैं। और जब प्रोटेक्शन आ जाता है तो इसमें एकाधिकार की प्रवृत्ति हावी हो जाती है, और एकाधिकार में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और वस्तुओं को मनमाने कीमतों पर उपभोक्ताओं को बेचने लगते हैं। सरकारी आय में कमी होती है, सरकारी आय में रिडक्शन इन गवर्नमेंट इनकम। सरकारी आय में इस रूप में कमी होती है कि विदेशों से प्राप्त जो विदेशों से वस्तुएं आती वो नहीं आएंगी, नहीं आती हैं, तो उस पे जो उनको टैक्स मिलता है या जो गवर्नमेंट को उस पे इनकम मिलता है अनेक तरीके का, वो नहीं मिलेगा। और देश के लोगों की आय कम होगी, तो लोगों की आय कम होगी तो गवर्नमेंट की आय भी कम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों की आय से ही आय पहुंचती है, तो एक डिस्टरबेंस होगा। साधनों का दुरुपयोग होगा, क्योंकि ऐसा होगा कि साधनों संसाधनों का दुरुपयोग इस रूप में होगा कि देश के जो उद्योगपति हैं वो मनमाने तरीके से संसाधनों का उपयोग करेंगे, और वो सीरियसली रूप में उसका सही उपयोग नहीं करेंगे, और यही कारण है कि संरक्षण इन तमाम कारणों से हानिकारक हो जाता है हमारे लिए, देश के लिए। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और यदि कुछ सवाल इस टॉपिक से संबंधित रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं।